कि अनुवाद, इसके अंतर्गत हम क्या समझेंगे, क्या है अनुवाद, आखिर अनुवाद की हमें आवश्यकता क्यों पड़ रही है, हम लोग अपनी भाषा से क्यों नहीं काम चला सकते है। आज समय जो है बहुत आगे निकल गया है, हम लोग नए युग में जी रहे हैं, तकनीकी युग में जी रहे हैं, और आज हम बहुत ही नई शैली लिखना पसंद करते हैं। लेकिन ये आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी है। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उस समय भी जितने महापुरुष को आप जानते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, विवेकानंद जी, अंबेडकर जी, भगत सिंह, ये इन्होंने कहीं न कहीं साहित्य का जन्म किया होगा। आप जानते हैं कि हमारे देश में उस समय अंग्रेज शासन काल था और हम दूसरी भाषा का अध्ययन करने के लिए, दूसरी भाषा साहित्य समझने के लिए अनुवाद आवश्यक है। जैसे हिंदी की बात नहीं चल रही, ना विज्ञान की सही विषय की अनिवार्यता है। आप देखते हैं, अब हम चलते हैं पृष्ठ पे। सबसे पहले आता है आपका अनुवाद का अर्थ। अनुवाद है क्या? आप क्या समझते हैं अनुवाद से? एक व्यक्ति बात कहता है, हम उसी को दूसरी भाषा में कहते हैं, उसको अनुवाद कहते हैं। अनुवाद के लिए हम अंग्रेजी में पर्याय शब्द रखा हुआ है ट्रांसलेशन, क्योंकि जब मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी साहित्य या हिंदी भाषा की उत्पत्ति अपने आप में दूसरे साहित्य से हुई है, उर्दू से, अंग्रेजी से। हमने कहीं न कहीं आनंदित रचनाएं लिखी हैं। आपने गोपी जी का नाम सुना है, जो देश के राष्ट्र कवि के नाम से विख्यात हुई है। उन्होंने भी अनुचित रचनाएं लिखी। अनुचित मतलब होता है अन्य साहित्य की रचनाओं को या साहित्य की रचनाओं को अनुवाद करके अपने साहित्य में जोड़ना, उनकी संस्कृति को अपनी संस्कृति में जोड़ना, ये अनुवादक का एक दायित्व होता है, कर्तव्य होता है। अनुवाद की परिभाषा अंग्रेजी के विद्वान टीके जैन ने कहा था कि एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा की सामग्री में सम्मिलित करना ही अनुवाद कहलाता है। लेकिन कहलाता है अनुवाद एक सामान्य भाषा में ये कहेंगे कि एक भाषा में जो हम जो बात कर रहे हैं इस समय, ये हमारी स्रोत भाषा है। अगर मैं इसको परिवर्तित करके दूसरी भाषा में बात कहता हूँ तो दूसरी भाषा की लक्ष्य भाषा और लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा दोनों ही ट्रांसलेशन में अपना योगदान देती है। तीसरी बात है अनुवादक का उद्देश्य। हमें ऐसी क्यों आवश्यकता पड़ी कि हमें अनुवाद करना पड़े? भाई आज युग बहुत आगे हो गया, हमारा देश बहुत विकास कर चुका है, कहीं न कहीं उपलब्धि है। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला छात्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र में रहने वाला छात्र हो, चाहे गरीबी परिवार में पलने वाला छात्र हो, चाहे हर व्यक्ति चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं। उसको आगे बढ़ने के लिए खुद को डेवलप करना पड़ता है, खुद को व्यक्तित्व विकास करना पड़ता है। अनुवाद का सबसे बड़ा जो उद्देश्य यही है कि विचार विनिमय का साधन है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम आरोन से गुना जा रहे हैं, ट्रेन में या बस में जा रहे हैं, ठीक है, और कोई व्यक्ति जो हिंदी भाषा को नहीं जानता लेकिन अन्य भाषा को जानता है और लंबा सफर है, हम कैसे व्यवस्थित करेंगे? हमारे बड़ी जिज्ञासा है, मानव की प्रवृत्ति होती है, वो चुप नहीं बैठ सकता। जैसे की भावनाएं बताती कब तक चुप बैठोगी? अगर मानव चुप बैठ गया तो जानवर मानव में तो कोई अंदर ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी मानसिकता होती है कि अपने विचारों को बांटे, कोई अच्छी चीज ले, ये नहीं करते। आप ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। अभी पिछले वर्ष हमारे यहाँ इसी महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। देश विदेश से विद्वान बुलाए गए। क्यों बुलाए गए? क्या अपने देश में विद्वान नहीं थे क्या? थे, लेकिन नए विद्वानों के आने से हमारे विद्वानों को कुछ उनके विकास, उनकी ज्ञान वृद्धि हो, इस उद्देश्य से बुलाया गया। हम लोगों के पास एक ही भाषा थी उस समय, अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी। व्यक्ति विषय का विस्तृत तो होता ही है, लेकिन अगर अन्य विषय से शिक्षा ग्रहण कर ले तो उसकी मौलिकता बढ़ जाती है। विचार विनिमय साधन हो गया। दूसरा उद्देश्य है कि आज
हर क्षेत्र में ट्रांसलेशन की बात होगी। आप बैंक में जाइए, आप कहीं भी खाता खोलना है, मुझे अकाउंट खुलवाना है, समय क्या सकता है। आज हम कहते हैं सर कि कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, ये बोले सगड़ा काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि दैनिक जीवन में ऐसे शब्दों की मौलिकता बढ़ रही है जिसे हमें अपनाना आवश्यक हो गया। तो ये दो बातें आ गई। तीसरी बात यह है कि अनुवाद जो होता है, अनुवाद व्यक्ति जब करना सीखता है तो उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। और सबसे बड़ी जो बात है इसके अंदर कि हम जब चाहे उर्दू हो, अंग्रेजी हो, पंजाबी हो, गुजराती है, कोई भी भाषा हम अध्ययन करते हैं साहित्य का, तो उस साहित्य में कुछ ऐसी बातें होती है जो हमने साहित्य को शामिल करके अपने साहित्य का, अपनी भाषा का विकास करती है। उदाहरण के लिए जैसे हमारे देश में हमारे इस कार्यक्रम के दौरान जो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई, तो वो व्यक्ति यहाँ आए, उन्होंने देखा कि भारत में आरोन एक छोटी ही जगह है। जैसे 10 की हिंदी में 1 होता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन जब मूल्य कब बढ़ जाता है, जब उसके आगे 0 लगा के 10 बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि स्थूल भाषा और लक्ष्य भाषा का ज्ञान अगर है तो हम अपनी भाषा का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्थूल भाषा और लक्ष्य भाषा। क्या है स्थूल भाषा? आप क्या समझते हैं? स्थूल भाषा वह होती है जिसका हम दूसरी भाषा में करना चाहते हैं। मैं हिंदी पढ़ाता हूं तो ये स्थूल भाषा है, और अगर मुझे क्लास में करें नहीं में तो आई टीच हिंदी, वो स्थूल लक्ष्य भाषा है। तो जब तक हमें क्या है स्थूल भाषा और लक्ष्य भाषा का ज्ञान नहीं होगा, हम ट्रांसलेशन क्या अनुवाद नहीं कर सकते। अनुवाद के लिए क्या होता है कि दो व्यक्ति हैं, दोनों का नेचर हम नहीं समझते, तो कैसा है, कैसी प्रवृत्ति का है। आज रहीम ने कहा था कि जोड़ो बोलत नहीं, दोनों सब एक है, और जो बोल लगे सब बटवार होगा। समझो उसको, क्यों? क्योंकि स्थूल भाषा की अपनी गरिमा होती है, लक्ष्य भाषा की गरिमा होती है, उसका साहित्य होता है, उसकी संस्कृति होती है। इसलिए अनुवादक को जो है क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक सेतु, कल्चर का ब्रिज। हर भाषा में कल्चर होता है, हर भाषा में मिठास होती है। आप देखना, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, आज संगीत अगर चल रहा है, म्यूजिक आप सुनते हैं टीवी पर या रेडियो पे, मोबाइल पे, तो पंजाबी का सॉन्ग आ जाए, शायद ही कोई हिंदुस्तानी बालक ऐसा होगा, लड़का लड़की, जिसके पैर न हिले, क्योंकि झूम जाता है। कुछ तो उसमें है, कुछ तो मिठास है, कुछ तो लोकप्रियता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि हर भाषा की एक प्रकृति होती है, साहित्य होती है, और उसका वाक्य संरचना, शब्दों की बनावट सब भिन्न होती है। इस तरह से हम दोनों भाषाओं को समझना जरूरी है। लक्ष्य स्थूल भाषा कितना दिया जुड़ा है, इसके ना दिया जुड़ा है, दोनों को समझने के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है कि हमारी बात को समझे। अगला है अनुवाद करते समय मुख्य बिंदुओं का अध्ययन। हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, ठीक है, अब हम ट्रांसलेट करने चले गए, लेकिन हमें जिस भाषा में हमें ट्रांसलेट करना है, अनुवाद करना है, ठीक है। अनुवाद करने के लिए दूसरी भाषा की प्रकृति पता हो, उसका स्वरूप पता हो, उसकी उत्पत्ति मालूम हो, उसका साहित्य का अध्ययन किया हो, तब तो हम उसका ट्रांसलेट कर पाएंगे। मैंने कहा उदाहरण के लिए हिंदी अंग्रेजी में आता है, लोग कहते हैं सी यू अगेन। अगर हम शब्दों में इसका अनुवाद करेंगे, सी यानी देखना, यू यानी तुम्हें, धमकी दे रहा है तुम्हें देखूंगा। लेकिन अंग्रेजी में अगर व्यवहारिक की बात की जाए तो सी का मतलब होता है हम फिर मिलेंगे आपसे। ये क्या व्यवहारिक है। ऐसे ही आपने कहा देयर इज नो रूम इन कार। अगर शब्द को अलग अलग निकालोगे, मतलब कार कमरा नहीं है, तो हिंदी में उसका मतलब कार में स्थान नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि शब्दकोश है, दो परेशानी। यहाँ अगर साहित्य पढ़ा है, व्यवस्थित करना नहीं है, वो अधूरा है। व्यक्ति को शब्द को साथ उसकी भाषा, जो भी भाषा में अनुवाद करने जा रहे हैं, उस भाषा की प्रकृति का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। एक दूसरी बात,
हम भाषा का अध्ययन करते हैं, स्थूल भाषा। हमारे पास इस समय दो भाषा है, हिंदी और अंग्रेजी। सबसे पहले हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं, तो कुछ शुरुआत होती है हमारी वर्ड से, यानी अल्फाबेट से। शब्द वर्ड, शब्द की बनावट वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस की बनावट वाक्य संरचना। हमें वाक्य ही बनाना नहीं आता तो हम कैसे बनाएंगे? हिंदी में वाक्य बनाने का नियम अलग होता है, अंग्रेजी में अलग होता है। जब तक हमें शब्द भंडार हमारे अंदर नहीं है, हमें वाक्य संरचना करना नहीं आता है, हम अनुवाद नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण यही है, हमें दोनों भाषाओं की वाक्य संरचना, वाक्य की बनावट, वाक्य विन्यास, शब्द का निर्माण, शब्द की बनावट। अक्सर बनावट कैसे? सफिक्स प्रीफिक्स मिला के कैसे बनाते हैं। एक मान होता है, उसका आप लगा दिया, मान हो गया, शब्द का अर्थ बदल दिया। एग्री है, डिसएग्री हो गया। क्यों? हमें शब्द का ज्ञान है, तभी हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हमें ज्ञान न होगा, हम शब्द का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, दो है। तीसरी बात, अनुवाद जो होता है, अनुवाद करते समय हमें सिर्फ ये नहीं, एक बार देख लिया, ये लिखा है वास्तविक सौंदर्य हृदय की कविता में है। जब तक आप एक शब्द का अर्थ नहीं पता है, उसका ट्रांसलेशन करने जा रहे हो, ऐसा नहीं कि शब्द के सब आपने ढूंढ लिया और लिख दिया, वो तो हुआ सीधा आपने खाना पूर्ति कर दी। क्योंकि भाषा की गरिमा खत्म हो जाएगी अगर आप शब्द का ही अनुवाद करोगे। उस वाक्य को समझो वो क्या कहना चाहते हैं। अनुवादक जब किसी भी रचना का, किसी भी कविता का, किसी भी वाक्य का जो अनुवाद करता है, तो भाषा की व्यावहारिकता को देखता है कि भाषा क्या कह रही है, मैं क्या कह रहा हूं। आप जगह टेक केयर, अब ख्याल रखो, ऐसे बोलते सिंपल शब्द है, आप शब्दों में अगर थोड़े कुछ हो जाता है, तो कहने का आपसे शब्द के अंदर जो भाव है वो दिखना चाहिए। नेक्स्ट, अनुवाद के लिए अनुवाद से जो बताए गए हैं, दो प्रकार के बताए गए हैं। एक होता है शब्द अनुवाद, एक होता है भाव। शब्द अनुवाद जो शब्दों के माध्यम से, लेकिन शब्द के माध्यम से मैंने बताया कि सिर्फ शब्दकोश पढ़ने से व्यक्ति विद्वान नहीं होता है। शब्दकोश को अगर व्यवस्थित से उसको व्यवस्थित करें तो माना कि हम शब्दकोश का ज्ञान है, हमारे ज्ञान तो बहुत है, हम सब जानते हैं, लेकिन हम व्यवस्थित करना नहीं आता। शब्दकोश सबसे पहले अनिवार्य होता है। हम किसी भी साहित्य में जा रहे हैं, उदाहरण के लिए पानी शब्द है, पानी शब्द को संस्कृत में जल कहते हैं, अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, हिंदी में पानी कहती है, और राजस्थानी या पंजाबी साइड चले जाओ तो पानी कहती है। शब्द तो वही था कि क्या हो गया कि भाषा का परिवर्तन हो गया, शब्दों का परिवर्तन हो गया, नई चीज आती है, नई जिज्ञासा। अभी कोई फिल्म आ जाए, कुछ होता है, समथिंग समथिंग, आपने उसको ऐसे कैसे कर दिया, लेकिन उसका ये कहने का भाव तो कुछ और था, आपको नहीं होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि अनुवाद दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शब्द अनुवाद, एक भाव अनुवाद। भाव मैंने बताया हमने आपको कि जैसे मैं बताया भाव कि सी वगैरह का उदाहरण दिया मैंने आपको कि सी वगैरह व्यक्ति क्या कहना चाहता है। व्यक्ति ये कहना चाहता है मुझे आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई, वो ये नहीं कहता मैं आपको धमकी दे रहा हूं। तो कहने का शब्दों को समझो, शब्दों की भाषा समझो, सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाहता है उसको समझने का प्रयास करो। ये इसमें आता है भाव अनुवाद। इसके बाद हमें ये आगे अनुवाद और है, तो अनुवाद वाणिज्य अनुवाद, वैज्ञानिक अनुवाद, तकनीकी अनुवाद, विधि कार्य। अनुवाद के भेद भी कह सकते हैं, हम क्षेत्र भी कह सकते हैं। ऊपर एक अक्षर अनुवाद विस्तार थी, मैं सारी विस्तार ये चलता हूँ, इससे क्या है बाद में पुनरावृत्ति भी होती है, और अगर आप ध्यान सुन रहे हैं तो पूरा जो मेरा टाइटल है जो क्लियर हो जाएगा आपको कि अनुवाद, अच्छा अनुवाद उससे नहीं कहेंगे जो कि देखा और समझ आ गया, उसको आप समझो कि ये शब्द चयन किए, नए नए शब्दों को लेकर आया व्यक्ति किस तरह से प्रश्न दे रहा है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम मैं बात करता हूँ वाणिज्य, जब कॉमर्स के विद्यार्थी बैठे होंगे और कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए आप
प्रोफेसर विराजमान है यहाँ पर। तो अकाउंटेंट, कैशियर, ये क्या शब्द है? ये पारसी शब्द है। हम लोग ऐसा नहीं कि पारसी वाले व्यक्ति ही उसे इस्तेमाल करता है, हर क्षेत्र का व्यक्ति इस्तेमाल करना है। आप वैज्ञानिक में आएंगे तकनीकी में, टिश्यूज, ब्लड टेस्ट कराना है, एक्सरे करवाना है, ये सब क्या है? वैज्ञानिक शब्द है। तो हमारे ये शब्द जुड़कर ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। एक व्यक्ति की पहचान सिर्फ 2 अक्षर या 2 किताब पढ़ने से नहीं होती। व्यक्ति की पहचान सिर्फ व्यक्तित्व से होती है। व्यक्तित्व से उसने अपने आप को ढालना पड़ता है। नए बात पर जाना है तो अनुवाद सीखना उसके लिए बहुत जरूरी है। आज कोई व्यक्ति यहाँ आया, हमने सम्मान से बुलाया, हम लोग उसका भाषण सुनते हैं कि उसकी भाषण में कितनी विद्वता है, कितनी भावुकता है, कितनी इंटेलिजेंसी है, हम सब बात नोट करते हैं। फिर कहते हैं कि फलाने व्यक्ति का भाषण बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि हमें समझ में आ गया। तो समझ में नहीं आता है, पता नहीं क्या था, यहाँ सुना यहाँ निकल गया। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं समझ। दूसरी बात, हम दिल्ली की बात करें, लॉ, ये वकालत में हम जाते हैं, बोलने का मेरा क्लाइंट आ गया, क्लाइंट सर इस क्षेत्र का कहने का अर्थ है हर क्षेत्र के अपने पारिभाषिक शब्द है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास पारिभाषिक शब्द नहीं है तो हम अधूरे बाढ़ जाएंगे। अरे मैंने सर से निवेदन किया, सर आप आइए और थोड़ा मेरी हेल्प कीजिए। सुनना, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, इंग्लिश बोल रहा हूँ कि आज समय की आवश्यकता है, डिमांड है कि आप समय के साथ चलना चाहते हैं तो अपने व्यक्तित्व का विकास हर तरह से करने करें। सिर्फ एक ही चीज को रखना, यानी अपने व्यक्तित्व को रखना, व्यक्तित्व विकास करना है, सबके साथ चलो और उसमें हर चीज प्राप्त करते रहो। इसके बाद कार्यालय, जो कार्यालय की भाषा होती है उसकी अलग होती है। पारिभाषिक शब्दावली का आपने देखा, कार्यालय में परिपत्र होते हैं, सर्कुलर जिसे कहते हैं, नोटिफिकेशन, अधिसूचना है। तो इस तरह हर क्षेत्र के अपने अपने शब्द होते हैं, लेकिन उनका हम महत्व नहीं जानते। महत्व समझे तो अधिक से अधिक शब्द कोश का प्रयोग करें। मैं जानता हूं कि अगर 800 रुपए की डिक्शनरी लेके आप घर पे रख देते हो, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता मैं कौन कौन से शब्दों को याद करूं जिससे मेरे जीवन में एक नया व्यक्तित्व का विकास हो। हम डिक्शनरी लिख देते हैं, दादा परदादा पीढ़ी रखी हुई है, लेकिन कभी देखते नहीं, दिमाग में जाते। क्यों? हमें पता ही नहीं हमें कौन शब्दों का अध्ययन करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। कभी कभी किसी ने समझा दिया, बड़ा अच्छा मन हो गया, एक दिन डिक्शनरी खोली, पहला पेज देखा, कल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिला, किसी ने आपको बताया नहीं है कैसे अध्ययन करना चाहिए। तो हर क्षेत्र में अपनी अपनी उपलब्धि होती है, उसी के आधार पर ये आगे बढ़ते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक समय था जब प्रेरणामूलक हिंदी नहीं चलती थी। आज एमए स्तर पर अनिवार्य रूप से कर दिया गया है। प्रेरणामूलक यानी हिंदी का तात्पर्य से है फाउंडेशनल हिंदी, ऐसी हिंदी जो प्लानिंग के अनुसार जहां आवश्यकता है उस जो हिंदी का प्रयोग करें आवश्यकता वो प्रेरणामूलक हिंदी कहती है, जिसके अंदर हमारे ये सारी बातें आती है। हम जानते हैं कि व्यक्ति जो होता है, ऐसा कोई इंसान नहीं है दुनिया में जो आगे नहीं बढ़ना चाहता। हर व्यक्ति जानता है मुझे आगे बढ़ना है और इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, खुद को विकास करना पड़ेगा। और अनुवाद की मौलिकता यही कहती है कि आप अगर अपने आप को आगे बढ़ाना है तो अनुवाद करना सीखें और अनुवाद हर क्षेत्र में रोजगार दिलाता है। आप ये नहीं सोचे कि हिंदी का टीचर हूँ, हिंदी का प्रोफेसर हूँ, तो हिंदी की बात कर रहा हूँ। हर फैकल्टी को हर क्षेत्र में, कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य बैंक का क्षेत्र हो, चाहे आपका कोई प्रतियोगिता हो, एसआईटी हो, पीएससी हो, आईएसटी हो, ट्रांस जैसे अगर आपको नहीं आता है तो आप कंफ्यूज नहीं। कभी ऐसा होता है कि आईएसटी परीक्षा में या पीएससी परीक्षा में कोई प्रश्न हो जाता है, उसका हमें हिंदी समझ नहीं आता, इंग्लिश में लिखा हो हाथ समझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने हिंदी का शब्द उनने का अन्वेषण करना आवश्यक, क्या आवश्यक है? कोई हिंदी का अन्वेषण के बारे में पता है अन्वेषण होता क्या है?
शोध क्या होता है, रिसर्च क्या होता है, गणवेशना क्या होती है, हम शब्द का अर्थ नहीं पता, फिर पूछने वाले बता कुछ हुआ वैसे, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं शब्द का। गणवेशना, अन्वेषण, अनुसंधान, रिसर्च, ये क्या है? पर्यायवाची शब्द है। अगर ये डेफिनेशन देखी जाए तो बहुत बारीकी से बताई जाए। दूर से लग रहा है शब्द का अर्थ है गणवेशना, अनुसंधान, दोनों में अंतर है, शोध में अंतर है। गणवेशना आपने देखा हो गांव में जो गणरिया होता है ना, क्या बोलते जो चार गाय भैंस चराने जाता है, तो क्या करते हैं हम देखते हैं कि वो उसे इतनी सारी भैंसे गांव के लिए जाता है, गाय ले जाता है, तो ये देखता है कि मेरी गाय कौन सी है और मेरी भैंस कौन सी है, तो उसके गले में घंटी बांध देते हैं। क्यों बांध देते हैं? ताकि मालूम चल जाए कि ध्वनि किस तरफ से आ रही है, कि वेव कहां से आ रही है, जिस दिशा से वेव आ रही मेरी गाय है उस दिशा में गई है। इस तरह से हम रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं कि किस दिशा में गई है, उस दिशा में ढूंढते हैं। और इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि अनुवाद को समझने के लिए हमें स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का अध्ययन करना होगा। मैं इस बारे में चर्चा कर चुका हूं आपसे और आपको दोबारा पुनरावृत्ति करता हूं कि शासकीय और गैर शासकीय क्षेत्र में रोजगार के अवसर। आज आप देखते हैं कि प्राइवेट कंपनी वाले अच्छी सैलरी देते हैं, लोग क्या सरकारी छोड़ के प्राइवेट पहुंच जाते हैं, क्योंकि आज जीवन का व्यक्ति जो आज के व्यक्ति का उद्देश्य क्या है? धन कमाना नहीं है, समाज का विकास करना है, वो बाद में होता रहेगा, पहले खुद का विकास तो हो जाए। तो व्यक्ति क्या है? रोजगार की तलाश में है, व्यक्ति कोशिश करता है वो शादी से मिल जाए, लेकिन किसी कारण वो नहीं पहुंच पाता है, तो अशासकीय क्षेत्र में जाकर एक छोटा सा कंप्यूटर डिप्लोमा करके और डिप्लोमा करने के बाद हिंदी अंग्रेजी ज्ञान हो गया है, तो किसी भी कार्यालय में शासकीय होता है गैर शासकीय हो, वहां पर 2000 की नौकरी प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को आगे ले जाना चाहता है, जिम्मेदारी नहीं रहना चाहता। अगर एक कंपनी अगर 10,000 रुपए देती है और वो सीख जाता है कुछ, तो दूसरी कंपनी पॉइंट करता है 10 दिन 20 दिन। क्यों? उसने अपने आप विकास किया, कुछ सीखा है, और सीखा कब है? जब वो अपने आप को उस काबिल किया। साहित्य क्षेत्र में हम अनुवाद करते हैं। आज हमें अगर पंजाबी साहित्य को पढ़ना है तो पंजाबी भाषा को पढ़ना होगा, उस साहित्य को पढ़ना होगा, सबको समझना होगा, तो हम स्वाभाविक उसकी अच्छाइयों को साहित्य में ले आएंगे और साहित्य अपने साहित्य का विकास होता है। मैंने एक बार कई बार कहा कि हमारे घर में रिश्तेदार भी आते हैं, मेहमान भी आते हैं, तो कुछ मेहमान ऐसे होते हैं कि हम उनके साथ बैठने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि अरे यार ये बोर करेगा, क्यों? मन में एक फीलिंग्स आ जाती है। और कुछ ऐसे होते हैं अरे यार आज एक दिन क्या 10 दिन रुपये बड़ा अच्छा रहेगा, क्यों? उसकी भाषा, उसकी विविधता, उसकी व्यवहार शैली कहीं ना कहीं कुछ तो है जो अट्रैक्शन होता है। आप ट्रेन में सफर करते हैं, आप जम्मू से कन्याकुमारी या पंजाब या दिल्ली तक या ग्वालियर ट्रेन से सफर किया, और उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं पहले तो अपना आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं से आवाज आती है, बड़ी हंसने की आती है और बड़े अच्छा लगता है, लोग उसकी अपने देखते होंगे उस देखते हैं क्या हो रहा है, क्यों? उत्सुकता होती है, क्या है इसके अंदर? कहीं ना कहीं की बात है। अगर व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण है, कभी अपने आप को अधूरा महसूस नहीं करेगा। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी कुछ अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता। मैं जब अपनी सफर करता हूँ, मेरे पास चाहे पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठी हो, कुछ भी हो, मैं सब भाषाओं को थोड़ा जानता हूँ और अपनी बात को बढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अकेला रहना यानी कि अधूरापन महसूस होता है। जिंदगी सफर में तो हम सफर चाहिए और उसके लिए थोड़ा बात करना जरूरी है, क्योंकि अगर बात नहीं करोगे ना तो आपको खाली बन जाएगा। आज के क्षेत्र में आ जाओ, आज के क्षेत्र में जितनी भी कंपनियां चल रही है, आज हर व्यक्ति अपनी योग्यता के सामने अप्लाई करता है। किसी कंप्यूटर ने MCA कर लिया, BCA कर लिया, PTC कर लिया, या BBA कर लिया, MBA कर लिया, पर ऐसी डिग्री प्राप्त कर ली है जिससे उसे कहीं न कहीं रोजगार अवश्य मिल रहा है, क्या खुद को अपना धंधा चालू कर रहा है, तो शासकीय योजनाओं के तहत लोन दिया जाता है, तो उसके लिए प्राप्त करता है, वहां जाता है, जानकारी प्राप्त करता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति को अनुवाद की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर क्षेत्र में कंप्यूटर तो आज आप देख रहे हैं तो आसमान छू रहा है। अगर जिसके पास कंप्यूटर नहीं आज की युग में वो व्यक्ति अनाड़ी कहा जाता है, अशिक्षित समझा जाता है, असभ्य समझा जाता है। तो आज युग में अगर अंग्रेजी है और कंप्यूटर है, वो व्यक्ति धन्यवाद है, जरूरी है। इस बात को मैंने महसूस
किया इस क्षेत्र में आगे, ये हम शिक्षा में जुड़े हुए, लेकिन हमें नई तकनीक के साथ चलना नहीं आ रहा, तो ये हमारी कमी है। चलना होगा, अगर आगे बढ़ना है, तकनीक के साथ चलना है, नए परिवेश को अपनाना होगा, अपने व्यक्तिगत विकास करना होगा, ये बात ध्यान रखना। वैज्ञानिक तकनीकी कोई भी क्षेत्र अविकसित नहीं है, सब विकसित है, और विकसित लोगों के साथ चलेंगे, विकसित पद्धति चलेंगे, तो स्वाभाविक हम भी विकसित हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये साहित्य में जैसा है तो हमें बैठने चाहिए, क्या पता कुछ ऐसी चीज बताई जाए जिससे हमें ज्ञान मिले। तो नई नई तकनीक जो है, नई नई वैज्ञानिक पद्धति सामने आ रही है, उनसे हमको सीखने मिलता है। और कब सीखेंगे? तुमने कहा भैया फोटोसिंथेसिस बहुत जरूरी है पेड़ों के लिए। फोटोसिंथेसिस होता क्या है? काय से होते थे? कौन चिड़िया का नाम है? बोले प्रकाश संश्लेषण कहते हैं हिंदी में। फिर रेस्पिरेशन, व्यक्ति रेस्पिरेशन करता है, सांस लेता है। अब रेस्पिरेशन इसमें तो क्या होगा? क्योंकि हमें जिंदगी के सफर में सब तरह से मिलना पड़ता है। अब डॉक्टर के पास गए, हमें पता है बुखार आ रहा है, फिर भी डॉक्टर क्या पूछता है? आपको निमोनिया हो गया है, टाइफाइड हो गया है, टीबी हो गया है, कैंसर हो गया है? ये क्या हिंदी के शब्द है? साइंस शब्द है। हमें इन चीजों का पता होना चाहिए। सिर्फ हिंदी पढ़ने से, इंग्लिश पढ़ने से, या गणित पढ़ने से, या कॉमर्स पढ़ने से बाकी विद्वान नहीं हो रहा है। विद्वान का सब विषयों को लेके चलेगा। हम IAS और PSC परीक्षा क्यों देते हैं? इसलिए देते कि हमें सब क्षेत्र में ज्ञान है। हमें कहाँ उतार दिया जाए है पता नहीं है। तो खुद के व्यक्ति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, व्यक्ति को अनुवाद करना आना चाहिए। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरा यही है पाठ्यक्रम के दौरान कि अनुवाद करना सीखे। अनुवाद बहुत जरूरी है। बैंक के क्षेत्र में जाते हैं, भैया जाने भर्ती पर्ची को पैसे निकाल देना, क्यों? हम अज्ञानी हैं। उससे इंग्लिश सीखी हुई है, हमें आता ही नहीं है। एक महिला खड़ी है, महिला 8 साल हो रहे हैं, उनसे भरवा लो। किसी की मदद करना, उसको सिखाना कोई गलत काम नहीं। ये सच्चाई नहीं बनती। हर व्यक्ति को भुगतता देखता भी है, लेकिन लोग सिर्फ वही रह जाते हैं जहां से वही लोग आगे बढ़वाते हैं, कोशिश करते हैं। ये मेरे संदर्भ ग्रंथ है और इनके माध्यम से भी बात में सामने रखी है। इसके बाद मैं एक बात कहना चाहूंगा थोड़ा बस, कि ये जो संदर्भ ग्रंथ यानी रेफरेंस बुक, इनके बिना हम कुछ नहीं कह सकते। थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है। हमारे पास नॉलेज है, लेकिन फिर भी जहां से हो सकती है नई नॉलेज उसको खोज की जाए, जोड़ा जाए। अपनी बात को आप जितनी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उतना आप प्रयास करें। सामने वाला व्यक्ति जब तक आपसे सेटिस्फाइड नहीं है तो आपका बात कहना सार्थक नहीं है। अब पढ़ा है 1 घंटे से, लेकिन आपने अनुवाद पढ़ा दिया, लेकिन खुद को अनुवाद के नियम नहीं पता। अनुवाद कैसे की जाती है? कोर्स में था, पढ़ा के छुट्टी कर देते। अनुवादक होता क्या है, उसका दायित्व क्या होता है, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है? आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पत्रकारिता काफी विकास हो चुकी है। एक समय था जब हिंदी का पहला पत्र निकला था, उत्तर वार्तन, बड़ा हल्ला हुआ, कोई नई चीज है क्योंकि उसे लोग जानते नहीं। अभी आप हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये अखबार आ रहा है, क्यों? हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्यों? क्योंकि हमें अपने व्यक्ति विकास करना है। हम अभी इसमें टाइम्स में क्या लिखा है, किस विषय में लिखा है और किस तरह से लिखा है, जो नए नए शब्दों का प्रयोग हो रहा है, अगर अपने विकास करना छाटो। हम कहते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया केवल अनेक पूरे हफ्ता भर पढ़ो, 1 महीना पढ़ो, और पहले पेज पे एक छोटी सी हेडिंग पकड़ो, देखो उसमें, और जो वर्ड्स आपको डिफिकल्ट लग रहा है उनको अंडरलाइन कीजिए और डिक्शनरी में रिसर्च कीजिए, ढूंढिए इसका अर्थ क्या है। आपकी इंग्लिश जो है महीने भर में क्या परफेक्ट हो जाएगी। आप बोलोगे यार जो एक सामने पेपर क्यों? आपने कोशिश की। सिर्फ हम गाइडेंस दे सकते हैं, हम पढ़ा सकते हैं, हम आपको याद ही कराएंगे। आपको समझना, जब तक व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा नहीं होगी ना सीखने की, तो हम लाख कोशिश कर लें तो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें अनुवाद की हमें आवश्यकता भी है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनुवाद करना सीखें। और आज इतना विकसित हो चुका हमारा कि हर जगह आप देखते हैं कोचिंग चल रही है, इंग्लिश की कोचिंग चल रही है और हिंदी की भी चल रही है। क्यों? हम घर की नहीं पढ़ सकते, हमारे अंदर क्या है, कुछ कमियां रहती है, हम उनको छुपा लेते हैं। अरे कोई पूछेगा, पेमेंटिंग हो जाएगा, मिल जाएगा। अरे
कहीं ना कहीं जो आपकी हंसी होगी, और जब हंसी होगी ना तभी आप आगे जाओगे। इसलिए हंसना भी जरूरी है आपके लिए। कोई आपका मजाक उड़ाए बहुत जरूरी है, क्योंकि मजाक कभी जिंदगी को आगे ले जाता है। अरे उन्होंने ऐसा कहा तो मैं दिखाऊंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा। इससे क्या होता है, व्यक्ति जो है आगे बढ़ता है। ये अनुवाद था। और मैं 5 एग्जाम्पल भी बताना चाहता हूं। उदाहरण के लिए, मेरा नाम मनोज भार्गव, माय नेम इज मनोज भार्गव। ये कोई टेंस का नियम नहीं है ऐसे। हम टेंस पढ़ते हैं, काल पढ़ते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अनुवाद करते समय जब धनक जी ने बता दिया कि अनुवाद कैसे किया जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रवृत्ति प्रक्रिया हमारा स्वरूप जो चल रहा था कि बनावट क्या है, ठीक है। अनुवाद करने के लिए हमें सबसे पहले हमें अल्फाबेट से जरूरत पड़ता है, पढ़ने से। हम जानते हैं कि हिंदी में 12 अक्षर होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, लेकिन कुछ सही व्यंजन होते हैं, उनको जोड़ दिया जाता है। अंग्रेजी में 26 होते हैं। हमें पता है कि अंग्रेजी 5 स्वर होते हैं और बाकी व्यंजन होते हैं। हमें दोनों भाषाओं ज्ञान है। एक दूसरी बात शब्दकोश में आएगी। हम जानते हैं कि हिंदी में शब्द की भंडार असीमित है, लेकिन अंग्रेजी में सिर्फ उन्होंने पार्ट में डिवाइड कर दिया। 4 डिटेल दिया, 8 में बांट देते हैं। कहते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एक्सक्लेमेशन, सब 8 में पूरा काम हो गया। लेकिन हिंदी में शब्द भंडार बहुत विशाल है। कैसा है कि प्रयोग की दृष्टि से अलग वाक्य शब्द होते हैं, अर्थ की दृष्टि से अलग होते हैं, और उत्पत्ति की दृष्टि से अलग होते हैं, और क्या उद्भव के हिसाब से अलग, बनावट की दृष्टि से अलग होते हैं। अवसर कैसे होते हैं? उदाहरण के लिए आपका बनावट, जैसे हमने लिखा कल बहुत जो शब्द है कल, एक का अलग कल। अगर हम इसे विखंडित करते, इसको अलग करते, क्या ये शब्द कह रहा है? क्या नहीं कह रहा है, वो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये शब्द कैसे है? बनावट के हिसाब से। लेकिन उत्पत्ति, पैदाइश कैसे आया शब्द? मैंने आपको बताया था कि जल का पानी हो गया। जल संस्कृत की भाषा का था, है, लेकिन जब हिंदी में आया तो पानी बन गया, परिवर्तित रूप आ गया, उसकी मौलिकता वहां आ गई, तो परिवर्तन हो गया है। दो तीसरी बात, ये सबसे बड़ी बात करेंगे वाक्य बनाने का नियम अलग होता है। हम देखते हैं देखिए, हमें दोनों भाषा की प्रकृति मालूम है, स्वरूप मालूम है, वाक्य संरचना मालूम है, बनावट मालूम है, तो हम ट्रांसलेट करने में कई संकोच नहीं करेंगे, बिल्कुल बेधड़क करेंगे। क्यों? नियम कैसे कहता है, अंग्रेजी में कहता है
डबल मेन वर्ब आती है उसको मैं कहूँ मेन वर्ब। यहाँ हेल्पिंग वर्ब से यूजुअली नहीं यूज होती है, उसका नियम है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये अंग्रेजी में वाक्य बनाने का एक छोटा सा सूत्र है जिसके बाद व्यक्ति अपनी बात करना सीखता है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि आप ये देखिए कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, चाहता आपने में लिखा है, यहाँ चाहता इधर आगे पहले आ गया, ऐसा क्यों है? हर भाषा का नियम होता है, वाक्य परिवर्तन, वाक्य को सेट करने का तरीका, उसको नियम जब पढ़ते हम सेट नियम उसके आगे से बताया जाता है। दूसरा मिलना पहले आया था, मीट बाद में। अंग्रेजी भाषा का नियम है अगर दो क्रियाएं एक साथ आ रही है मेन वर्ब्स अगर एक साथ आ रही है तो पहली आखिरी वाली पहले आएगी और पहली वाली बाद में आएगी और टू लगे पूरी बात हो जाएगी। जी आपको सब्जेक्ट दिख रहा है मैं की जगह में आ गया, लेकिन आप तो पास में था इतना दूर क्यों हो गया? अंग्रेजी का नियम कहता है कि सब ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है, सब्जेक्ट खाली यहाँ दोनों पास के अड़ोस पड़ोसी, लेकिन यहाँ दूर कर दिया उस भाषा का नियम है। हर भाषा का नियम होता है, उसको आप बदल सकते हैं। दूसरी बात आप जगह सब्जेक्ट या जिसे हम कर्ता कहते हैं, मेन वर्ब जिसे दुक्रिया कहते हैं और ऑब्जेक्ट कर्म। मैं पेन से लिखता हूं, आई राइट विद पेन, या पेन के साथ लिखता हूं, राइट विद पेन, जो भी आप चाहो। या मैं आप जगहों में मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड बुक, आई रीड बुक, आई रीड बुक, आई सब्जेक्ट है, रीड मेन वर्ब है और बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, यहां एम सहायक क्रिया आ गई। हिंदी में सहायक क्रिया बिल्कुल पढ़ी, अंग्रेजी में पढ़ी। हिंदी में कुछ क्वालिटी है अच्छी तो अंग्रेजी में कुछ क्वालिटी है। अंग्रेजी में यू बोलने से ही सब सम्मानित हो जाते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। अवस्था अनुसार उम्र के हिसाब से सम्मानित चीजें हम तुम आप तय का प्रयोग करें। हर भाषा की वाक्य विन्यास की